हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था और गॉस लॉ पढ़ा था। तो गॉस लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ क्या थी? गॉस लॉ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए एरिया, वो क्या होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, स्टेटमेंट मैंने बता दी थी, इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास? ई डॉट ds, ये होता था E डॉट ds। ये किसके इक्वल था? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज इनक्लोज इन द क्लोज्ड सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस लॉ। यही थी गॉस लॉ। अब अपने को करना क्या है? इसका प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? इसका प्रूफ करवा देता हूं मैं आपको। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम कहां से? एक होलो स्फीयर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक होलो स्फीयर। क्या लेंगे? लेट अस कंसीडर प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं लेट अस टेक ए चार्ज प्लस क्या हो प्लेस एट ए सेंटर, ए प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ रेडियस। कि मान लो कोई चार्ज है प्लस क्या हो, वो कहां पे रखा हुआ है? एक होलो स्फीयर है, कितने रेडियस का? आर रेडियस का। इसके सेंटर पे रखा हुआ है प्लस क्या हो। ठीक है, ठीक है बेटा। और इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है आर। कितना रेडियस है? आर। ठीक है, अब देखो, लेट अस कंसीडर a Gaussian surface ds, Gaussian surface ds on the surface of hollow sphere की होलो स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा हम क्या ले लेते हैं? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटा? हम बिल्कुल एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। तो हमने क्या किया? एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट किया। अब इस गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर ऑफ दिस गॉसियन सरफेस किधर आएगा? बाहर की साइड आएगा, n आएगा ना। क्या बताया था मैंने? एरिया वेक्टर क्या होता है कि हम कोई एरिया लेते हैं, उसके ऊपर परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ये जो वेक्टर होता है, इस एरिया को हमने लिया था डेल्टा एस। तो हमने डेल्टा एस एरिया वेक्टर कैसे डिनोट किया था? एन कैप इनटू में डेल्टा एस, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। तो ये ds है, इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा? इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा? ds इक्वल टू एन कैप और ds, यही आएगा। ठीक है, तो एन कैप किधर होगी? नॉर्मली आउटवर्ड। और हमने ये किस पॉइंट पे लिया है? पॉइंट P पे, 8 पॉइंट। तो 8 पॉइंट P हो लेगा, 8 पॉइंट P की P पॉइंट पे हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया ds। ठीक है, उसका एक यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर क्या है? एन कैप है। ठीक है, अब देखो, आर वेक्टर की डायरेक्शन भी किस साइड आएगी? नॉर्मली आउटवर्ड होती है। आर की डायरेक्शन ले लो, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। हमने क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P निकालेंगे। तो क्या आएगी? देखो फॉर्मूला लगाओ बेटा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन में r स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या आएगी? r कैप कि अलोंग r। इसी साइड लगेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किस साइड लगेगी? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। और किस साइड? बाहर की साइड। तो जिस साइड n है उसी साइड क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो r कैप और n कैप के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि r भी इधर लग रहा है और n कैप भी इधर लग रहा है। r कैप भी इधर है और n कैप भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। एंगल कितना होगा? 0। ठीक है। तो ये आ गया E आ गया अपने पास। ds आ गया अपने पास। कितना है? क्या है? अभी बताया था n कैप इनटू में ds। ठीक है, यही था। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? फाई E इक्वल टू फॉर्मूला था अपने पास क्या था? क्लोज इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। यही था। अब देखो E की वैल्यू रख दो, ds की रख दो, क्या आएगा? E की वैल्यू क्या है बेटा? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हुआ अपॉन में r स्क्वायर। ds की वैल्यू क्या है? ds की वैल्यू क्या है? ये। ठीक है। अब देखो r कैप डॉट n कैप, ये मैं बताता हूं क्या होगा आपको। r कैप डॉट n कैप क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ r कैप मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप इनटू में क्या होता है बेटा? कोस थीटा। कोस 0 डिग्री आएगा। कोस क्या आएगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। कोस 0 क्या होता है? 1। अब ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इसका भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 1। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 1। क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। कितना बच जाएगा? ये वाला। अब इसको कांस्टेंट पार्ट को निकाल दो बाहर। बाहर क्या आ जाएगा? क्या हो? अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू में ds। अब ds क्या है बेटा? इसका टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? कितना होता है बेटा? देखो क्या हो? अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। तो क्या आ जाएगा? क्या हो? अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही अपने को क्या करना था? प्रूव करना था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड इट। टोटल चार्ज कितना था इसके अंदर? क्या हो? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया? क्या हो? अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बहुत सारे चार्जेस हो, अगर क्या हो 1 क्या हो 2 क्या हो 3, तो देखो क्या आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब क्या है कि मल्टीपल चार्ज हो किसी क्लोज सरफेस के अंदर। ठीक है, कि कोई मान लो क्लोज सरफेस दे रखा है इस तरह से, यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे क्या 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या 3 है, यहाँ पे क्या 4 है, इस तरह से। इन सब की वजह से अगर आपको क्या पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, तो क्या आएगा? फाई इक्वल टू क्या आएगा बेटा? देखो क्या 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट प्लस में क्या 2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सब की वजह से अलग अलग फ्लक्स होगा ना। क्या 1 की वजह से कितना होगा? क्या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या 2 की वजह से क्या होगा? क्या 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से क्या 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अप टू क्या n अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाल लो कॉमन, तो क्या आ जाएगा? क्या 1 प्लस में क्या 2 प्लस में क्या
3 प्लस में Q1 कि सारे चार्जेस का जोड़ मतलब क्या, टोटल चार्ज। तो क्या आ गया 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट I E इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और टोटल चार्ज enclosed in the closed surface। ठीक है, ये हमारी बात थी। तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्या हो, टोटल चार्ज को आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल क्या लिख दो। तो फाई ई इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो हमारा गाज लॉ का प्रूफ। अब देखो आगे, इसकी हम एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस में सबसे पहले आता है क्या, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गाज थ्योरम। डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ कि हम गाज थ्योरम से कूलॉम्स लॉ कैसे निकाल सकते हैं। डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गाज थ्योरम कि गाज थ्योरम है, इससे हम कूलॉम लॉ कैसे डिडक्ट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए वही सेम प्रोसेस होगा क्या कि सबसे पहले एक स्फीयर ले लो, ठीक है, उसके ऊपर इसके सेंटर पे प्लस क्या चार्ज ले लो, यहाँ पे आप क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। तो E एट सरफेस E इंटू ds और इसका इंटीग्रल क्या होता है बेटा, क्या वो अपॉन है एप्सिलॉन नॉट। ये क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग होता है, गाज, अकॉर्डिंग टू गाज था। ठीक है, होता है ना बेटा। ठीक है, अब देखो E डॉट ds, तो इसको ले लो आप ds। अब देखो बिल्कुल वही सेम प्रोसेस, n कैप r कैप दोनों बार की तरफ एंगल क्या आ गया 0 डिग्री, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। तो अब देखो क्या होगा इसका EDS, क्या बच गया EDS इज इक्वल टू क्या होगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब E इज इक्वल टू E ले आओ बार, अंदर क्या बच गया DS इज इक्वल टू क्या होगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ds टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या आएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो E इनटू में 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, क्या हो अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर को देते जाओ तो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आ गया, E की वैल्यू आ गई। अब देखो E और F के बीच में क्या रिलेशन है, क्या है, we know that F is equal to क्या नॉट E, F is equal to क्या नॉट E। फोर्स किसके इक्वल होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चार्ज क्या वो माना है हमने, तो F का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा क्या वो नॉट क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और यही हमारी क्या थी, क्या हुआ क्या हुआ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, क्या थी हमारी कूलॉम्स लॉ। तो क्या है ये कूलॉम्स लॉ। तो इस तरह से हमने शुरू कहां से किया था, गाज लॉ से। कहां से शुरू किया था, गाज लॉ से, और हम कहां पे पहुंच गए, कूलॉम्स लॉ पे। ठीक है, तो दिस इज नोन एज डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गाज थ्योरम। ठीक है, तो फिर बता रहा हूं शुरू में क्या
क्या था, EDS इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता है क्या है, गॉस थ्योरम। ठीक है, अब देखो E डॉट ds था, तो E डॉट ds करेंगे तो E की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो EDS cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो क्या बच जाएगा, सिर्फ EDS, क्या बचेगा EDS। अब E ले आओ बाहर, अंदर क्या बचा, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका है, ds का। ds मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, वो क्या होता है बेटा 4 पाई r स्क्वायर। क्या आ गया 4 पाई r स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या हुआ फॉर्म में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और फोर्स का फॉर्मूला था, हमारे पास एक रिलेशन थी, क्या थी, E इज इक्वल टू F अपॉन क्या होगा, क्या था, E इज इक्वल टू ER इज इक्वल टू क्या होता था, FR अपॉन में क्या वो नोट, ये थे ना, ध्यान है क्या, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमने इसको निकाला। आगे देखो एप्लीकेशंस करते हैं गार्डला की। Applications of Gauss theorem, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। एप्लीकेशंस ऑफ Gauss theorem, तो सबसे पहले आता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, कि कोई लंबा सा तार दे रखा है इस तरह से, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, ऐसे पूरे के ऊपर क्या रखा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। इस चार्ज की वजह से इस वायर की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो निकालनी है हमें, किसका यूज करके, गॉस थ्योरम का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मान लो ये कोई वायर है, इसके यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कोई पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव इस साइड E1, इसकी वजह से कितनी होगी इस साइड, इसको मान लो E2। ठीक है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो किस साइड आएगा, ऊपर की तरफ, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये देखो, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये चीज आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। देखो क्या है कि ये वायर है, इसके यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। मान लो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट P ले लिया, तो P पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, तो इसकी वजह से देखो किधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी, इस साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या रखते हैं, +1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे उस साइड फोर्स लगाएगा, ये किस साइड फोर्स लगाएगा, इस साइड। तो E1 की डायरेक्शन उधर, E2 की इधर, दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ऊपर की तरफ, मतलब इस तार के या वायर के बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, सीधा लिख देंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वायर। ठीक है, इस सरफेस है जो वायर का, उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब हम शुरू करते हैं टॉपिक। लेट अस कंसिडर ए वायर ऑफ
लेंथ, कितनी लेंथ का वायर लेते हैं, एल लेंथ का, ठीक है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लेना है, ए, ठीक है। तो इसके बाद बना दो वायर, बना दो अपने इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने क्या दिया, कोई वायर दिया है, ठीक है, स्ट्रेट वायर, कितनी लेंथ है इसकी, एल, एल लेंथ का कोई वायर दिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करना है अपने को, इसके ऊपर हमें क्या लेंगे, गार्जियन सरफेस, लेट अस कंसीडर गार्जियन सरफेस डीएस, गार्जियन सरफेस ds on it, गार्जियन सरफेस ले लिया, इसके ऊपर ds इस साइड यहाँ पे, ठीक है। ये वाला क्या है, एन कैप, इसकी एरिया वेक्टर हो गया, सरफेस कितना है ये, ds। अब हमने क्या देखा था कि वायर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, इसी तरह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में, मतलब एंगल कितना बन रहा है उसका, एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो क्या है देखो, एन कैप एंड आर कैप, आर, ये देखो आर कैप क्यों लिया है, क्योंकि इसका अगर हम रेडियस वेक्टर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, रेडियस वेक्टर आर, ठीक है। तो एन कैप एंड आर कैप आर इन द सेम डायरेक्शन, एन कैप और आर कैप की क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, अब ई की डायरेक्शन क्या है, इस साइड, मतलब इसको हम आर कैप भी लिख सकते हैं, आर कैप, ठीक है, या आर कैप है तो आप इसकी डायरेक्शन ई ही लिखो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ई की डायरेक्शन इधर आएगी और आर की डायरेक्शन किधर आएगी, वही सेम ऊपर की तरफ आर कैप। तो अब देखो यहाँ पे ई अलग है, आर कैप अलग है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। या फिर आप ये देखो कि आर कैप इस साइड है और इस साइड क्या बनेगा, एन कैप। अगर हम ये एरिया देखते हैं ना, ये वाला और ये वाला, तो इसमें देखो एन कैप, एन कैप, और इधर क्या है, ये वाला क्या है, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे क्या है, आर कैप। तो जहां पे आर कैप और एन कैप में कितनी एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, यहाँ पर भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी, कैसे होगी मैं बता दूंगा आपको। तो ऊपर देखो, सबसे पहले गार्जियन सरफेस की वजह से एन कैप एंड आर कैप आर इन द सेम डायरेक्शन, सो एन कैप इनटू में आर कैप इज इक्वल टू 1, एन कैप और आर कैप क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसका मतलब क्या है, ए कर्व्ड सरफेस, सरफेस ऑफ वायर,
कर्व सरफेस कौन सा है बेटा, ये वाला, ठीक है। सरफेस होगा फाई ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ई डॉट डीएस, और ये किसके इक्वल होती है, क्या वो अपन में एप्सिलॉन नॉट, गाउस थ्योरम का यूज किया है, ठीक है। अब देखो ई डीएस, ई डॉट डीएस का, लेकिन हमने डॉट प्रोडक्ट किया एन का और आर का, कितना आ गया 1। उसी तरीके से ई के आगे क्या आएगा, आर के, डीएस के आगे क्या आएगा, एन के, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, ये स्केलर फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। ई डीएस इज इक्वल टू क्या हुआ फॉर्म में, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ई ले आओ बाहर, डीएस सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में वायर है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच, लेकिन हमने एच की जगह लिया है एल, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्या होगी, देखो बेटा क्या आएगा, हमने एक ली थी लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ली थी ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, तो वो यहाँ पे रख दो क्या होगी जगह, तो क्या होगी, क्या रखेंगे, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब एल से क्या हो गया, एल कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। This is the electric field intensity due to a long straight wire having uniformly distributed charge। अब ये देखो इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे गई, ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं ना क्रॉस सेक्शन की साइड, तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, देखो इसी में E ड्यू टू इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन सरफेसेस, क्रॉस सेक्शनल सरफेस, ठीक है। अब देखो क्या आएगी, फाई ई इज इक्वल टू ई डीएस, ई डॉट डीएस, ई के आगे आएगा क्या, ई, और आर के डॉट एन के और डीएस। अब देखो बेटा आर केप और एन केप तो किधर है, उधर, आर केप किधर है, ऊपर की तरफ, दोनों में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, और जहां पे 90 डिग्री एंगल बन गया तो cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0, पूरी की पूरी क्वांटिटी 0, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ये क्या आएगी, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन करते हैं इसमें गाउस थ्योरम की। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए होलो स्फीयर, की होलो स्फीयर पे कोई चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो क्या है, सबसे पहले एक होलो स्फीयर लो, इस तरह से, होलो स्फीयर का मतलब समझते होंगे, उसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या फैला हुआ है, चार्ज, क्या फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसका रेडियस हम कितना ले लेते हैं, आर, क्या लेते हैं, आर, ठीक है। क्या लेंगे, लेट एस कंसीडर ए होलो स्फीयर
sphere of radius r, of radius r having a uniformly distributed positive charge with surface charge density क्या लेंगे बेटा, सिग्मा। क्या लेंगे, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको याद होगी क्या होती है, ठीक है। तो ये ले लिया हमने। अब इस पे कोई हम क्या करेंगे, गाउसियन सरफेस से सिलेक्ट करेंगे। कौन से वाला, वही ds, और इसकी जो वेक्टर होगा वो किस साइड होगा, n के बाद की साइड, r के भी किधर होगा, बाहर की साइड, ठीक है। तो इसके भी 3 पार्ट होंगे, फिर इसके क्या होंगे, 3 पार्ट। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। सबसे पहला क्या है, इसका ए पार्ट क्या है, E इनसाइड होलो स्फीयर, इनसाइड होलो स्फीयर, ठीक है। तो अब देखो बेटा इनसाइड क्या है इसके, फाई ई डॉट ds इक्वल टू क्या होता है, क्या वो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इनसाइड सारा का सारा चार्ज तो कहां पे है, सरफेस पे। इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। मतलब क्या है, क्या इक्वल टू 0 इनसाइड होलो स्फीयर। क्या 0 है तो ds भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 ds 0 हो गया तो E भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द होलो स्फीयर क्या हो जाएगा बेटा, 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है सेकंड पार्ट इसका, एट द सरफेस, E एट द सरफेस ऑफ द होलो स्फीयर। सरफेस ऑफ द होलो स्फीयर, सरफेस पे कितना होगा, तो सरफेस पे वही सेम आपको लिखना है, लेट अस कंसीडर गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस ds ऑन द सरफेस ऑफ होलो स्फीयर, ठीक है। अब देखो वही आई ई इक्वल क्या होता है, इक्वल टू ई ds, ई डॉट ds इक्वल टू क्या होता है, क्या वो कौन में, ठीक है। अब वही तरीका से देखो क्या है, n भी सेम डायरेक्शन में है, r कैप भी सेम डायरेक्शन में, r कैप और n कैप के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0। तो क्या आएगा देखो, E ले आओ बाहर, और अंदर बचेगा ds इक्वल टू क्या वो कौन में, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बाहर क्यों ले आए हम, E और ds के बीच में डॉट प्रोडक्ट है और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। ds की डायरेक्शन भी वो है और E की डायरेक्शन भी क्या है, सेम। क्यों है सेम, क्योंकि अगर यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम रखते हैं तो फोर्स किधर लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा, और n पहले से ही इसी डायरेक्शन में है। तो E और ds की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो एंगल 0 है तो मतलब डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा, cos 0 क्या होता है 1। अब देखो E ds इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट,
E इंटू डी एस। डी एस क्या है? सरफेस एरिया ऑफ होलो स्फीयर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्याऊ। अब देखो क्याऊ क्या है, हमने लिया सिग्मा। तो सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। यही होता है क्या? क्याऊ अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल चार्ज क्याऊ है, एरिया कितना है? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्याऊ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्याऊ इज इक्वल टू सिग्मा इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगा, ये वैल्यू यहां पे रख दो। क्या आ जाएगा? सिग्मा इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ ए होलो स्फीयर व्हेन ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इज ऑन इट। मतलब जब किसी होलो स्फीयर के ऊपर क्या हो? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब एक के बाद आता है तीसरा पॉइंट कि इसके बाहर वाली साइड, इससे क्या है? E outside the hollow sphere, electric field intensity outside the hollow sphere। कि होलो स्फीयर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने आएगी? तो क्या करेंगे हम? एक पॉइंट ले लेंगे बाहर, इस तरह से एक और स्फीयर बना देंगे दूसरा, जिसका रेडियस क्या होगा? ये पॉइंट ले लिया मान लो आपने, ये वाला, इसका कितना रेडियस है? कैपिटल आर। कितना? कैपिटल आर। ठीक है, क्या लिखेंगे? कंसीडर ए इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, we have to find out E at surface of this imaginary ये इमेजिनरी स्फीयर है, इसके सरफेस पे, मतलब जो एक्चुअल स्फीयर है इससे क्या है? बाहर है स्फीयर। ठीक है, तो इस पे अगर हम E निकालते हैं तो देखो क्या आएगा? E डॉट डी एस। वो तो सेम रहेगा, क्योंकि अगर इस पे भी हम गार्जियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं तो N की डायरेक्शन ये और R की डायरेक्शन भी ये, दोनों सेम डायरेक्शन में है। डॉट प्रोडक्ट फिर भी क्या होगा? 1 ही होगा। तो E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या हुआ? अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो इस बार डी एस चेंज हो जाएगा, सिर्फ E इज इक्वल टू क्या आएगा? क्या हुआ? अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। इस बार R है ना, ये वाला बड़े वाला आएगा। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द होलो स्फीयर। तो ये थी आपकी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एक एप्लीकेशन रहती है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।